गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 11th के सिलेबस में, बिल्स ट्रांजैक्शन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस पर कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखो हमारे बिजनेस में होता क्या है कि हम दो तरह से सामान बेचते हैं। एक को हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, एक को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं तो सामान के बदले हमको पैसा तुरंत मिल जाता है, तो उसमें कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं होती है। लेकिन जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात होती है तो यहाँ पेमेंट फ्यूचर में मिलने की बात होती है, और फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन चीज़ होता है। अब वहाँ पे हमारे दिमाग में आएगा कि भाई उस समय पे पैसा दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, या उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई तब क्या होगा। कई तरह की बातें हम लोग के दिमाग में आएंगी। तो अब बेसिकली जब हम सामान बेच रहे हैं और हमारे पास सारा सामान अगर हम उधार बेचते हैं या कुछ अधिकांश सामान हम उधार बेचते हैं, तो हमारे पास टेम्पररी एक प्रॉब्लम होगा कैश का। क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कैश का रिक्वायरमेंट होता है। अब मान लिया जाए कोई इंसान ऐसा है जिसकी दुकान में 1 लाख का सामान था और उसने 70,000 उधार का बेच दिया और 30% यानी 30,000 को नगद बेचा। तो 70% जो उसने उधार बेचा, अब उसके चलते प्रॉब्लम क्या होगा भाई। कुछ लोग, मान लो कि 4 लोगों ने उसका 70% ले लिया। कुछ ने बोला कि हम 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, किसी ने बोला कि हम 1.5 मंथ्स में देंगे, किसी ने बोला 2 मंथ्स में देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि अब उसके पास कैश तो सिर्फ 30% है। अब 30% यानी 30,000 का सामान मान लो कि 50,000 बेचा होगा, तो उसके पास 50,000 कैश आया। लेकिन रेस्ट जो उसका क्रेडिट के रूप में सेल हो चुका है और जिसका पेमेंट उसको अभी तत्काल नहीं मिल रहा है, उसके चलते उसको बिजनेस ऑपरेट करने में परेशानी होगी। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम। उसको परेशानी हमेशा के लिए नहीं है, उसको यह परेशानी सिर्फ उतने दिनों के लिए है जितने दिनों में उसका रिकवर हो जाए। यानी जो उसने क्रेडिट सेल किया है वह रिकवरी हो गई तो उसकी परेशानी ख़त्म। तो अब इसके पास क्या ऑप्शन है भाई। क्या मान लो 1.5 से 2 महीने या 3 महीने का जो पीरियड उसका चला गया, तो 3 महीने बैठ के वो अपना बिजनेस ठप करके तो नहीं बैठेगा, या 50,000 का सामान फिर खरीद के दुकान में नहीं बैठेगा, उसके पास सामान होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक सिस्टम हमारे बिजनेस में डेवलप किया गया जिसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअल में ये सारी चीज़ को बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, प्रॉमिसरी नोट हुआ, और हमारे मारवाड़ी बिजनेस बंधु लोग करते हैं, उनको हुंडी बोलते हैं। वो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं हुंडी। और इसी तरह से कैश है, चेक है, बैंक ड्राफ्ट है। तो इन सब को हम कलेक्टिवली बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इनको बोला जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो इंस्टीड ऑफ कैश यूज हो सकता हो, जो हमारे कैश के जगह पर इसका यूज किया जा सकता हो। तो यह बिल ऑफ एक्सचेंज जो हुआ, यह भी कैश के जगह पे हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे किसी का पेमेंट करना है तो हमको जो मेरे पास जो बिल है उसको हम चाहें तो इंडोर्स कर सकते हैं। अगर तुरंत हमको पैसा चाहिए तो इस बिल को हम बैंक से डिस्काउंट करवा के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका ये तो यूज़ की बात है, जब हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग को यह समझना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हमारे बिजनेस वर्क में हमारे व्यावसायिक बंधु कैश के लेन देन के बदले किया करते हैं। यानी कैश अगर नहीं है तो उसके जगह पे बिल का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब इसको जो डिफाइन किया गया उस पर थोड़ा सा सोच लें हम लोग। तो बोला गया है, हमारे देश में एक कानून है जिसको बोलते हैं इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया 1881 में। तो इसके सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट
इन राइटिंग, यह एक लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसमें क्या रहता है भाई, तो एक अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है, किसको, साइंड बाय द मेकर, और जो इसको बिल को लिखता है, जो बनाता है, उसका सिग्नेचर होता है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, किसी खास किसी विशेष व्यक्ति को यह डायरेक्शन दिया जाता है कि टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बियर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। इसमें किसी खास व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि भाई तुम हमारे आदेश पर या हमारे कहे अनुसार किसी खास व्यक्ति को किसी खास डेट को इतना रुपया पे कर दोगे। तो यह इसका डिफिनीशन है, यानी कि यह एक डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसमें दो पार्टी होगा, एक एक्सेप्टर होगा और एक ड्रॉवर होगा। एक बिल को ड्रॉ करेगा, एक बिल को एक्सेप्ट करेगा। तो ड्रॉ करने वाले को ड्रॉवर और जिसको जो एक्सेप्ट करता है उसको ड्रॉ बोलते हैं। फिर जिसका पैसा जिसको मिलेगा उसको पे बोलते हैं। तो आगे की बात है, अभी फिलहाल हम इस डिफिनीशन के आधार पर बता रहे हैं। तो इसमें यही कहा गया कि जो एक पार्टी होगा वह दूसरे को आदेश देगा, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, वह दूसरे को आदेश देता है कि भाई मेरे आदेश पर या मेरे द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति को इतना रुपया एक निश्चित समय के अंदर आपको पे कर देना है। अब इसको अगर हम एक स्पेसिमेन के रूप में दिखाएं तो इस तरह से होगा, एक पेपर होगा जिसके उधर स्टाम्प लगा हुआ होगा। यहाँ पे हम अपना जगह का नाम, डेट लगा देंगे, जितने रुपये का बिल है किनारे में लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर हम ऑर्डर क्या दे रहे हैं, 3 months आफ्टर डेट पे मी और माई ऑर्डर, यानी आज के 3 महीने के बाद हमको या हमारे आदेश पर द सम ऑफ ₹11,000 ओनली, हमको 11,000 रुपये का भुगतान करो। वैल्यू रिसिप्ट, ये लिखा किसने भाई, तो ये रतन सराफ ने लिखा, एक बिजनेसमैन है, इन्नावा टोली में रहता है, डाल्टनगंज का। किसको लिखा गया, तो मिस्टर ए सिंघानिया को लिखा गया। ये मेन बाजार में इनकी दुकान है। तो अब यह जो ड्राफ्ट किया गया ये चलेगा कहाँ से, रतन सराफ के पास से जाएगा ए सिंघानिया के पास। ए सिंघानिया क्या करेंगे, वहाँ एक्सेप्टेड लिख के अपना सिग्नेचर कर देंगे और फिर इस पेपर को वापस दे देंगे रतन सराफ के पास। तो जब यह रतन सराफ के पास से चला ए सिंघानिया के पास यह लिखा हुआ पेपर, तो उस समय इसको हम बोलेंगे ड्राफ्ट। और ज्यों ही ए सिंघानिया ने इसमें एक्सेप्ट करके अपना इसका सिग्नेचर करके वापस किया, तो अब हो गया यह बिल। तो इस बिल की बात हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब यह रतन सराफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया बिल्स रिसीवेबल और ए सिंघानिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया बिल्स पेएबल। रतन सराफ को हम बोलेंगे ड्रॉवर और ए सिंघानिया को बोलेंगे ड्रॉवी। अब देखो इसमें पार्टी कितने होते हैं, तो पहला तो हो गया ड्रॉवर जो बिल को ड्रॉ कर रहा है, जो बिल को लिख रहा है। दूसरा हो गया ड्रॉवी जिसके ऊपर बिल लिखा जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो ड्रॉवर कौन होगा, जो सामान बेचता है, जो उधार सामान बेचा जो व्यापारी वह होगा ड्रॉवर, और जिसने उधार सामान खरीदा वह हो गया ड्रॉवी। अब इसने जो बेचा है वही इसको ड्राफ्ट करेगा और ड्राफ्ट करके भेजेगा ड्रॉवी के पास। ड्रॉवी का काम है उसमें एक्सेप्ट करना, अपना सिग्नेचर करना और वापस ड्रॉवर को दे देना, ताकि ड्रॉवर उस पेपर को कैश के जगह पे यूज कर सके जहां उसको जैसी ज़रूरत पड़े। अब जो यह बिल ड्यूरिंग द मैच्योरिटी जिसके पास होगा, यानी कि ड्यू डेट पर जो भी इसका पैसा प्राप्त करेगा उसको हम बोलते हैं पे। और इसमें एक कर सकते हो होल्डर भी लिख सकते हो, होल्डर यानी कि जिसके पास बिल होता है, जिसके पास ड्यू कोर्स में बिल होता है उसको बोलते हैं होल्डर, होल्डर ऑफ द बिल। अब देखिए बिल के प्रकार कितने हैं, तो 3 आधार पर इसको हम क्लासिफाई करते हैं। पहला आधार हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर। तो एक हुआ डिमांड बिल या साइट बिल। इसकी विशेषता क्या होती है भाई,
कि जो ही आपको बिल दिखाया गया या बिल का पैसा मांगा गया, आपको बिल का भुगतान करना होता है, यानी ऑन डिमांड आपको इसका पेमेंट कर देना होता है। टाइम बिल या टर्म बिल या टेन्योर बिल क्या होता है, तो इसमें बिल में टाइम मेंशन होता है, उस समय सीमा के बाद आपको बिल का भुगतान करना होगा। तो एक तो हो गया एट द साइट और एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म या टेन्योर बिल या टाइम बिल। तो यह एक समय के अंदर जो समय हमको दिया गया है बिल में, उस समय को गुजरने के बाद जो ड्यू डेट आएगा उस पर हमको पेमेंट चाहिए। और यह इसका ड्यू डेट कब आ जाता है, जो ही हम बिल दिखाते हैं। यानी कि ड्रॉवर जो बिल लिख के रखा और बोला कि भाई जब हमको ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बिल दिखाएंगे, हम आपसे डिमांड करेंगे और आपका पेमेंट आपको कर देना होगा। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ यूज। अब जब इसका यूज हम के आधार पर करते हैं तो एक तो ट्रेड बिल हो गया, जिसके लिए हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। बेसिकली ट्रेड बिल के ही बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। और एक है एकोमोडेशन बिल, यह भी इसी चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन यह हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेड बिल जो होता है वह बिजनेस करने के कारण जो ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है उसको सेट ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन एकोमोडेशन बिल क्या है, यह म्यूचुअल एकोमोडेशन के होता है। मतलब दो पार्टी है, दोनों हो सकता है बिजनेसमैन हो, दोनों हो सकता है फ्रेंड हो, तो एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, या हो सकता है एक ही दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ करे और उसके पैसे को बैंक से उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा ले और उस पैसे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले और फॉर द टाइम बिंग अपना अपना काम चला ले और ड्यू डेट के पहले दोनों मिलके उसका पेमेंट कर दें। या हो सकता है कि एक मित्र दूसरे पर लिखता है बिल और दूसरा भी पहले वाले पर लिखता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल लिखते हैं, दोनों उसका यूज़ कर लेते हैं, यानी बैंक से डिस्काउंट कराते हैं, अपना अपना पैसा का यूज़ करते हैं और ड्यू डेट पर दोनों उसका पेमेंट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई बिजनेस उनके बीच लेन देन नहीं हुआ था, सिर्फ एक दूसरे की सहायता के लिए ऐसा काम कर रहे थे, इसको बोलेंगे एकोमोडेशन बिल। और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के परिणाम स्वरूप जो क्रिएट हुआ ऑब्लिगेशन, उसको सेट ऑफ करने के लिए जब हम काम करेंगे बिल का, तो उसको बोलेंगे ट्रेड बिल। फिर थर्ड बेसिस है मेरा नेशन के आधार पर इनलैंड बिल और फॉरेन बिल। इनलैंड बिल मतलब जो हमारे देश में लिखा गया उसका भुगतान भी हमारे देश में ही होगा। इंडिया में लिखा गया किसी के ऊपर और उसका पेमेंट भी इंडिया में ही होगा। लेकिन फॉरेन बिल में क्या होगा भाई कि इसका एक पार्टी कहाँ होगा, विदेश में होगा। मान लो भारत में हम लिखे और उसका भुगतान हो रहा है कहाँ, दूसरे कंट्री में, या दूसरे कंट्री में लिखा गया और उसका पेमेंट कहाँ हो रहा है, इंडिया में, तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन बिल। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसमें जानना, जैसे टर्म ऑफ बिल, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट, इसी तरह से ड्यू डेट क्या होता है, डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, पब्लिक होल्ड, सब के बारे में समझ लेते हैं। तो अब देखो बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर, टर्म्स ऑफ बिल में हमको दो चीज़ों पे समझना है, बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट। तो अब इस साइट की बात किससे होगी, बिल आफ्टर डेट, डेट डाला गया, मान लो कि यहाँ अक्टूबर 30 डाला गया, तो अगर यह बिल आफ्टर डेट होगा तो इसका जो पीरियड जो काउंट किया जाएगा यह अक्टूबर 30 से होगा। लेकिन अगर बिल आफ्टर साइट की बात हो तो अक्टूबर 30 को हम लिखे और ये एक्सेप्ट किया मान लो कि 2/11 को, तो यानी कि हमारा जो ड्रॉई है वो कब देखा बिल को, 2/11 को स्वीकार किया। तो इस बिल आफ्टर साइट में हमारा काउंटिंग होगा 2/11 से और बिल आफ्टर डेट में हमारा काउंटिंग होगा 30 अक्टूबर से। यहाँ होगा 2 नवंबर से, यहाँ हो जाएगा 30 अक्टूबर से। तो यह टर्म बिल में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर आगे जब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फिर से इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक आएगा ड्यू डेट। अभी ड्यू डेट क्या हुआ भाई, तो यही ड्यू डेट को कैलकुलेट करने के लिए दोनों डेट का हम लोग यूज करते हैं। जैसे इसमें बोला था कि 3 महीने बाद, तो अक्टूबर 30 में 3 महीना हम लोग जोड़ देंगे, या कहीं लिखा रहेगा 60 डेज या 50 डेज। तो जिस डेट को अगर हम बिल ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर वह बिल आफ्टर डेट है तो इस डेट से काउंट करेंगे, उतना दिन उसमें हम ऐड करेंगे। और अगर बिल आफ्टर साइट है तो एडिशन कहाँ शुरू होगा, जिस तारीख को मेरे ड्रॉवी ने बिल को एक्सेप्ट किया वहाँ से शुरू होगा।
और इस तरह से ऐड करके जो भी डेट आएगा उसमें 3 डेज और हमको ऐड कर देना है, 3 दिन उसमें और हमको जोड़ देना है। जो 3 दिन जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। तो ये 3 दिन जोड़कर जो डेट आएगा उसी को बोलेंगे ड्यू डेट। अब एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कि 5 जनवरी को एक बिल लिखा गया 2 महीने के लिए, फॉर 2 मंथ्स। तो 5 जनवरी में 2 महीना जोड़ोगे तो 5 जनवरी में 1 महीना जोड़ेंगे तो होगा 5 फरवरी, फिर 1 महीना और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 मार्च। यानी 5 जनवरी में अगर हम 2 महीना जोड़े तो आया डेट 5 मार्च। अब इसी 5 मार्च में डेज ऑफ ग्रेस के नाम पे 3 दिन हम लोग और देंगे, 3 डेज। और इस तरह से 5 और 3 8 मार्च जो होगा इसी को हम लोग बोलेंगे ड्यू डेट। और ये 3 डेज जो हमको जोड़ना था इसको बोलेंगे डेज ऑफ ग्रेस। और 5 जनवरी को बिल ड्रॉ किया गया था तो अगर 5 जनवरी से हम काउंट कर रहे हैं तो बिल आफ्टर डेट कहलाया। और अगर 5 जनवरी को हमने बिल ड्राफ्ट किया और स्वीकर्ता जो है उसको मान लो कि 10 जनवरी को देखा, यानी 10 जनवरी को उसने साइन किया। तो अगर बिल आफ्टर साइट की बात है तो हम भले बिल ड्रॉ किए हैं 5 जनवरी को, लेकिन एक्सेप्ट हुआ अगर वो 10 जनवरी को, तो फिर हम 10 जनवरी में जोड़ेंगे 2 महीना, तो यहाँ हो जाएगा 10 जनवरी से 10 फरवरी 10 मार्च, 2 महीना जोड़े तो, और 3 डेज इसमें हम जोड़ेंगे ग्रेस का तो हो जाएगा 13 मार्च। यानी कि सेम बिल में यहाँ हो गया बिल आफ्टर डेट और ये हो गया बिल आफ्टर साइट, तो दोनों का ड्यू डेट डिफरेंस हो जाएगा। अब ड्यू डेट में, ड्यू डेट के दिन अगर पब्लिक हॉलीडे या संडे हो गया तब क्या होगा भाई? जिस दिन मेरा ड्यू डेट पड़ा वह डेट मान लिया जाए कि हो गया 26 जनवरी, या हमारा ड्यू डेट आ रहा है 15 अगस्त, या हमारा ड्यू डेट आ रहा है 2 अक्टूबर, तो इनको हम बोलते हैं पब्लिक हॉलीडे, हमारे राष्ट्रीय छुट्टी के दिन हैं। तो ऐसे दिन अगर इस तरह से हम जोड़े, अरे यहाँ 8 मार्च जगह हो जाता 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को तो सारा चीज़ बंद रहेगा भाई। तो अगर किसी पब्लिक हॉलीडे या संडे को आता है, जिस दिन ड्यू डेट आया वो भी संडे हो गया, तो संडे को भी सारा बैंकिंग वगैरह बंद हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में जो हमारा ड्यू डेट आएगा ये 8 मार्च जोड़ के आ रहा है, मान लो कि 8 मार्च की जगह 26 जनवरी आता, तो 26 जनवरी हम नहीं ट्रीट करते, उसको एक दिन बिफोर कर लेते हैं, एक दिन पहले, यानी 25 जनवरी को ही ड्यू डेट मान लेंगे। अगर हम जोड़ के डेट जो आया उस डेट को संडे आ गया, संडे होता है, तो अब संडे को ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो हम लोग एक दिन पहले ही उसका ड्यू डेट ट्रीट करेंगे, यानी कि सैटरडे को ही। मान लो कि 8 मार्च आया और 8 मार्च है संडे, तो अब इसका ड्यू डेट 8 मार्च ना मान के क्या मान लिया जाएगा? 7 मार्च। अब एक होता है इमरजेंट हॉलीडे, यानी ऐसा हॉलीडे जो आकस्मिक हो गया, इमरजेंसी कुछ ऐसा हुआ, मान लो कोई बहुत नेशनल लेवल का कोई लीडर हैं या हमारे एक्स प्रेसिडेंट या कोई भी हैं जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, उनका डेथ होता है तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय शोक होता है और हमारे यहाँ छुट्टी घोषित कर दी जाती है। तो कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन राष्ट्रीय शोक घोषित हो गया और छुट्टी हो गई। तो छुट्टी जब हो जाएगी तो अब हमको पहले से तो पता नहीं था, इसलिए एक दिन पहले की तो बात नहीं है, एग्जैक्ट जो 8 मार्च था 8 मार्च को ही छुट्टी हो गई, तो अब वहाँ पे ड्यू डेट क्या हो गया? 9 मार्च को हो जाएगा, यानी ठीक अगला जो वर्किंग डे होगा। अब मान लो 9 मार्च को संडे हो गया, 8 मार्च को सैटरडे था, 9 मार्च को संडे हो गया, तब फिर क्या हो जाएगा? 10 मार्च को हो जाएगा। यानी कि जिस दिन ड्यू डेट है अगर उस दिन हॉलीडे हो गया, कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, और उसके बाद वाला जो वर्किंग डे होगा वही वर्किंग डे उसका ड्यू डेट माना जाएगा। अगर उस संडे को हुआ और मंडे को होता है अगला वर्किंग डे, तो अगला दिन यानी कि 8 की जगह 9 मार्च को होगा। लेकिन अगर 8 मार्च को हमारा संडे पड़ गया और 9 मार्च को, सॉरी 8 मार्च को मेरा नेशनल हॉलीडे हो गया और 9 मार्च को संडे हो गया, तब फिर क्या हो जाएगा? तो 10 मार्च को चला जाएगा ड्यू डेट। तो यह कुछ बातें हैं जो आपको जाननी है। अब इसके बाद हम लोग इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसी क्रम में कुछ और बातें होंगी जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे।
तो अब आइए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग क्या करेंगे, पहला कंडीशन होता है इफ़ बिल ड्रॉन इज रिटेन बाय ड्रॉवर टिल इट्स ड्यू डेट, यानी बिल ड्रॉ किया और उसके बाद ड्यू डेट तक अपने पास रखे रहा। तो इसमें ड्रॉवर के बुक में क्या जर्नल करेंगे और ड्रॉवी के बुक में क्या जर्नल करेंगे, इसी पे बेस्ड पहला ट्रीटमेंट है मेरा। तो सबसे पहले तो ड्रॉवर यानी ड्रॉवर बताए थे जो सामान बेचता है, जो माल बेचता है, तो यह बेचने की एंट्री करेगा फॉर सेल। तो करेगा ड्रॉइज यानी जो खरीद रहा है परचेजर, उसी को हम लोग बोलेंगे ड्रॉइज। तो ड्रॉइज अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट, और यही सामान जो बेचा वो ड्रॉवी ने खरीदा तो करेगा परचेज अकाउंट या टू वेंडर या ड्रॉवर अकाउंट। इसके बदले में अब इसको पैसा मिल नहीं रहा है, उसके बदले में क्या मिलेगा भाई, बिल मिलेगा। तो ड्रॉवर उस बिल को बोलता है बिल्स रिसीवेबल और ड्रॉवी उसी बिल को बोलता है बिल्स पेबल। तो जब इसको बिल मिला तो करेगा बीआर अकाउंट या टू ड्रॉवी अकाउंट, और ड्रॉवर अकाउंट या टू बीपी अकाउंट करेगा ड्रॉवी। फिर इस बिल को अपने पास रखे रहेगा ड्यू डेट तक। तो ड्यू डेट जब आएगा तो इस बिल के बदले में इसको पैसा दे देगा ड्रॉवी, तो उसमें करेगा कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर टू बीआर अकाउंट, और ड्रॉवी बिल का भुगतान करेगा तो करेगा बीपी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो यह एंट्री सामान्य रूप से होगी, और यह कब होगी, जब ड्रॉवर बिल को अपने पास रखे रहता है टिल ड्यू डेट। ड्यू डेट तक बिल किसके पास है भाई, तो ड्रॉवर के पास है। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन मेरा है, बोलता है कि ऑन जनवरी 2020 राम सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 5000। यहाँ पे राम कौन हो गया, सेल कर रहा है, मोहन कौन हो गया, तो परचेज कर रहा है। जो सेलर होता है वही ड्रॉवर होता है, जो परचेजर होता है वही ड्रॉवी होता है, यानी राम हो गया ड्रॉवर और मोहन हो गया ड्रॉवी। आगे बोलता है एंड ड्रू अ बिल ऑन हिम फॉर 3 months, यानी राम ने 5000 का सामान मोहन को बेचा और उसके ऊपर 3 महीने के लिए 5000 रुपये का एक बिल ड्रॉ किया। मोहन एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न टू राम, मोहन ने इसको एक्सेप्ट करके राम को लौटा दिया। ऑन ड्यू डेट मोहन मेट द बिल, ड्यू डेट आया तो मोहन ने बिल का भुगतान कर दिया। तो आपको जर्नल बनाना है। तो अब हम पहले राम के बुक बनाएंगे, राम जो ड्रॉवर है। तो पहला एंट्री हम लोग किए थे ड्रॉवर अकाउंट ड्रॉइज अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉइज का नाम है मोहन, तो हम लोग करेंगे मोहन अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट 5000। फिर मोहन के बुक में आएंगे तो क्या करेगा भाई, इसने माल बेचा, इसका मतलब मोहन ने खरीदा, तो मोहन किया परचेज अकाउंट या टू राम अकाउंट, यानी राम सेल करने की एंट्री कर लिया और मोहन परचेज करने की एंट्री किया। अब राम क्या करेगा, मोहन के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा और मोहन उसको एक्सेप्ट करके राम को लौटा देगा। तो राम को बिल मिला तो किया बीआर अकाउंट या टू मोहन अकाउंट, बीआर अकाउंट या टू ड्रॉइव अकाउंट हमारा एंट्री था। तो ड्रॉइव का नाम है मोहन, तो हम लोग कर दिए बीआर अकाउंट या टू मोहन अकाउंट। और मोहन क्या किया, तो मोहन क्या एंट्री होता है ड्रॉवर अकाउंट या टू बीपी अकाउंट। तो ड्रॉवर का नाम है राम, तो हम लोग करेंगे राम अकाउंट या टू बीपी अकाउंट 5000। अब ड्यू डेट आएगा तो ड्यू डेट हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सारा ट्रांजैक्शन कब हुआ है, जनवरी 1, 2020 को। तो 3 महीने का बिल है, तो 1 जनवरी में अगर हम 3 महीना जोड़ेंगे तो जनवरी 1, फिर फरवरी 1 महीना हुआ, मार्च 1 तक 2 महीना हुआ, अप्रैल 1 तक 3 महीना हुआ, यानी 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक 3 महीना हुआ। अब 1 अप्रैल में 3 डेज और हमको जोड़ देना है डेज ऑफ ग्रेस को। तो 1 अप्रैल में 3 दिन और जोड़ोगे तो आ जाएगा 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल मेरा हो गया ड्यू डेट। ड्यू डेट को पैसा मिला तो हमने किया कैश अकाउंट या टू बीआर अकाउंट, और मोहन ने पैसे का भुगतान किया। तो इसके बदले भी इसके पास क्या आ गया, वही बिल जो एक्सेप्ट करके दिया था, राम ने बिल इसको लौटाया और उसके बदले में इसने पेमेंट कर दिया। तो इसने किया बीपी अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो यह एंट्री हुआ
पहले कंडीशन में। अब इसी तरह से ड्रॉवर इसका अलग अलग यूज करेगा, जैसे बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा तब क्या होगा एंट्री, इंडोर्स कर लिया तब क्या होगा एंट्री, बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट किया तब क्या होगा एंट्री। तो इस पे बेस्ड जर्नल्स और उस जर्नल पे आधारित क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। आज इतना ही, थैंक यू।